फारूखिया स्कूल के बारे में सेठ साहब ने कहा था कि कल वो अनऑथराइज स्कूल है, वो बंद बहुत से सालों से उसका रिन्यूअल नहीं हुआ, तो वो बंद हो सकती है। ये सब कुछ आप जानते हुए भी आपने वहाँ के स्टूडेंट्स को क्यों इतला नहीं की, वहाँ के पेरेंट्स को क्यों इतला नहीं की, अवाम को क्यों इतला नहीं की? क्या आप ये सब होते हुए देखना चाह रहे थे? क्या इसे तमाशा बनाना चाह रहे थे आप एक एमएलए, जिम्मेदार एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि स्कूल के जो लाइसेंस को रिन्यू कराया जाए? आरएमईटी की कमेटी को बुलाकर आप ताकीद कर स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर जब भी रिन्यू करा सकते थे। क्या आप चाहते थे कि आज बच्चे वहां पर रास्ते पर बैठे? आप जानबूझकर इसने किया है, तो इसका सारा इल्जाम जो है आपके सर पर, आपके ऊपर लगता है कि आपने जानबूझकर उन बच्चों को रास्तों पर बारिश में, धूप में एहतजाज करने के लिए मजबूर किया है। आज भी वो स्कूल लॉक है, इसके जिम्मेदार आप हैं, सिर्फ आप हैं, क्योंकि आपको सब कुछ मालूम था। हर बात में चाहने वाले कहते हैं कि वो बताकर नहीं करते, वो बताकर नहीं करते। ये क्या, किसे लॉलीपॉप दे रहे हैं आप? आप जब वक्फ मिनिस्टर थे, वक्फ में सुधार के बजाय बिगाड़ हुआ। दरगाही मस्जिद में सुन्नी तबलीग को लाके लड़ा के रख दिया, जबकि आप चाहते तो सबको मुत्तहिद कर आगे काम कर सकते थे। मस्जिद में इलेक्शन करवाया, मैसूर में एक अजीब तमाशा बना दिया। गैर हमारे बिरादरान वतन तमाशा समझकर हंस रहे थे कि मस्जिदों में भी इलेक्शन का सिस्टम है। वक्फ मिनिस्टर थे तो आपने ये कराया। दूसरा, आप एजुकेशन मिनिस्टर थे, चाहते तो एक दस्तखत के जरिए आप ये मसाइल हल कर सकते थे, लेकिन आपने हल नहीं किया। आपके होते हुए 6 स्कूल एनआर क्षेत्र में उर्दू स्कूल बंद हुई हैं। जो भी जिस बरादरी का भी एमएलए आता है, सबसे पहले अपने इदारों को मजबूत करता है। वाहिद आप एजुकेशन मिनिस्टर ऐसे अल्लाह ने हमें दिए कि आप आने के बाद 6 इदारों को आपने बंद करवा दिया। कौन से है? वो उर्दू के जी, मैं इसकी तफसील आपको डिटेल निकाल के कल दे दूंगा कि जो छोटे छोटे इदारे, स्कूल, आपको भी मालूम है छोटी छोटी उर्दू स्कूलों का क्या असर है। ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से हमें बहुत दुख भी होता है, अफसोस भी होता है, लेकिन कौम समझ चुके हैं इंशाअल्लाह। और ये आप बार बार कहते थे कि ये सियासी एक इलेक्शन का वक्त आ रहा है, इसलिए इलेक्शन के लोग आके नारे लगा रहे हैं। याद रखें, हम सिर्फ इलेक्शन की हद तक रहने वाली कौम नहीं है। कोरोना के वक्त लोगों के आगे आकर खिदमत किसने किया, कौम जानती है। सैलाब हो, बारिश हो, जमीनी आफत हो, कोई भी हो, हर वक्त कौन रहता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का मसला हो, कौन आगे रहता है? हिजाब का मसला हो, कौन आगे रहता है? कौम ये जानती है। सिर्फ हम सियासत के लिए नहीं आए हैं, हम अपनी इज्जत को वक़ार बाइक़्तिदार सियासत करने के लिए, इस मजबूर मजलूम कौम को ऊपर लाने के लिए आए हैं। मैं तनवीर शेख साहब से कहता हूँ, अल्लाह के लिए इल्ज़ाम को वापस लें। हम ऐसी गंदी सियासत नहीं करते। आप कह रहे हैं कि सियासत करने के लिए मेरे दूसरे रास्ते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये अनजाने में आप कह रहे हैं या जानबूझकर आप कह रहे हैं या आपसे कहलवाया जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। मैं सेठ साहब से कहता हूँ, अपने आसपास वालों को एक मरतबा चेक करें, शायद वही इस तरह के अल्फाज आपके मुंह में डालकर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपको बदनाम करने के लिए बैठे हों। इसलिए खुदारा आप जिम्मेदार आदमी हैं, आप इस तरह की बातें ना करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, साल होने दें, उसके बाद जो है वो मसला देखा जाएगा। इतना मैं कहना चाहता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द ये मसला हल कराएं, हमारी बच्चियों का मुस्तकबिल ठीक करें। शुक्रिया। अब हमें भी आपको सवाल करना पड़ता है कि इतना वक्त का किराया आ रहा है, कहां जा रहा है? केवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। कल आप लोगों के माध्यम से जनाब तनवीर सेठ साहब, इन्ना हल्के के एमएलए, निजामिया स्कूल के बारे में एक बयान देते हैं, एक लेटर दिखाकर। यह है वो लेटर जो वक्फ बोर्ड को हमने दिया था। बहुत ही शर्म और अफसोस की बात है कि एक तालीम याफ्ता, सलाहियत रखने वाले एमएलए हैं और मिनिस्टर रह चुके हैं, ऐसी शख्सियत के जुबानी ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ाम दूसरों पर लगाए जा रहे हैं। मैं आपको इस मामले की वजाहत करना चाहता हूँ। ये मामला जो है निज़ामिया स्कूल, जो आज फारूखिया स्कूल को जैसे बंद किया गया था,
ऐसे ही निज़ामिया स्कूल जो गुंटे के पार्क के सामने है उसे भी बंद करने के लिए दिसंबर में डिपार्टमेंट के लोग वहां पर आए थे। जब हमें पता चला तो हम फौरी तौर पर वहां पर पहुंचे, उन्हें रोका और बंद करने की वजह पूछी। जब हमने वजह पूछी तो उन्होंने ये नोटिस हमें दी है। ये नोटिस अगर कोई भी मैसूर के अवाम या कोई भी देखना चाहे तो हमारे ऑफिस पर आ सकते हैं। हम ये माध्यम वालों को भी ये नोटिस दे के भेजेंगे, वो भी आपको इसके बारे में तफसील से बताएंगे। इस नोटिस में कहा गया है कि निज़ामिया स्कूल को माहाना 80 पर 6,000 रुपया किराया जो है आता था, लेकिन इसके बावजूद उस स्कूल की हालत गाय के तबेले से बदतर है। वहां आप अगर जाकर देखें तो आपको बहुत अफसोस होगा कि इतनी आमदनी गवर्नमेंट से आने के बावजूद और जो किराया वहां पर आता है उसका लगभग 90% पैसा उसी के डेवलपमेंट पर इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि वहाँ की हालत बहुत बदतर है। वहाँ ना टेबल चेयर फर्नीचर ढंग का है, ना टॉयलेट्स ढंग के हैं, ना कोई भी बुनियादी सहूलत नहीं है वहाँ पर। जैसे मैंने कहा कि गाय के तबेले से बदतर है वो, ऐसी हालत वहाँ है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट माहाना 80 पर 6,000 किराया उन्हें देती आ रही है। इसके बावजूद वहाँ की स्कूल की मैनेजमेंट जो मैसूर मुस्लिम बॉयज ऑर्फनेज है, यतीम खाना जिसको वक्फ बोर्ड से दिया गया है, तो वो यतीम खाने के मैनेजमेंट जिसके सदर जो हैं अलहाज यहाँ के हमारे हल्के के MLA जनाब तनवीर सेठ साहब हैं, उन्होंने उस मैनेजमेंट ने गवर्नमेंट से 1,40,06,500 रुपये जो है किराया डिमांड किया है, एक अर्जी देकर। यहाँ पर वो क्लियरली मेंशन्ड है कि 1,40,06,500 रुपये किराया मुस्लिम ऑर्फनेज वाले जो निज़ामिया स्कूल को चलाते हैं उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड किया, डिपार्टमेंट से डिमांड किया है। इस वजह से डिपार्टमेंट ने साफ इस लेटर में लिखा है कि ये किराया बहुत ज़्यादा है और ऐसे 80 पर 6,000 देने के बावजूद आप स्कूल की हालत ऐसी किए हैं, हम किसी भी कीमत पर किराया डबल नहीं दे सकते, इससे गवर्नमेंट को नुकसान होगा। इसलिए हम आपसे ये कहते हैं कि आप ये स्कूल के जो तलबा हैं, बच्चे हैं, उनको इस स्कूल के 1 किलोमीटर के दायरे में जो दूसरे स्कूल्स आते हैं, जैसे सुन्नी चौक में एक है, उस पूरे स्कूल के 3 नाम इधर मेंशन है, उर्दू प्राइमरी स्कूल है और एक प्रैक्टिसिंग स्कूल है। इस 3 स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाए और निज़ामिया स्कूल को बंद कर दिया जाए। तो ये नोटिस गवर्नमेंट से आई थी, तो इसके जवाब में हमने वक्फ बोर्ड को एक खत लिखा जो अलहाज तनवीर सेठ साहब ने कल सबको दिखाया था। तनवीर सेठ साहब का ये इल्जाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पर कि हमने इस लेटर में लिखा है कि गवर्नमेंट से किराया ना लेते हुए स्कूल को चलाए, और इन्होंने सवाल भी किया है ये किसके हक में है, या मिल्लत के हक में या सरकार के हक में। मैं तनवीर सेठ साहब सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूं, क्या आपने इस खत को पढ़ा है और आपके जो साथ में जो बैठे थे क्या उन्होंने भी यह खत नहीं पढ़ा? क्या सबको ऐसे गुमराह करने की जरूरत है? इस खत में साफ हमने वक्फ बोर्ड से लिखा, वक्फ बोर्ड को लिखा है कि जो 1,40,000 पर 6,000 रुपया माहाना जो डिमांड किया है आपने, उसको वापस ले और 80 पर 6,000 रुपया जो किराया आ रहा है उससे मुतमईन रहे, उसी को लेकर आप स्कूल चलाए। अगर आप इसी जिद पर रहे तो स्कूल को बंद कर दिया जाएगा और हमारी एक पुरानी यादगार तारीखी स्कूल जिसमें हजारों बच्चे पढ़कर आज दुनिया के हर कोने में है, वो स्कूल बंद हो जाएगी। क्या यह साजिश भी नहीं होती कि हो सकती कि आपने जानबूझकर एक डबल किराया 1,40,000 पर 6,000 किराया मांगा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को मजबूरी से कहना पड़ेगा कि ये स्कूल को बंद कर दिया जाए। क्या आप भी ये चाह रहे थे कि ये स्कूल बंद हो जाए? मुझे आपसे जवाब चाहिए और सारी अवाम भी ये जवाब जानना चाहते हैं। मैसूर की अब
अब ये सिर्फ मैसूर तक महदूद नहीं है, सोशल मीडिया के जरिए सारे दुनिया के लोग हम पर नजर रख रहे हैं और इस खबरों को देख रहे हैं। तो मेरे सवाल आली जनाब तलकीर सेठ साहब से है कि ये जो खत में डिमांड किया है किराया, उसके बारे में जवाब दे। और हमने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से कभी भी ये नहीं कहा कि इसे किराया लिए बगैर चलाए। हमने जरूर कहा है कि किराया ले, लेकिन 80 पर 6,000 जो पहले था उतना ही ले। और आगे चलकर जब हमने वक्फ बोर्ड को ये लेटर दिया तो वक्फ बोर्ड ने आर्फनेज, मुस्लिम आर्फनेज मैनेजमेंट को इसकी इंक्वायरी के लिए एक लेटर भेजा है कि क्यों आप इतना किराया डिमांड कर रहे हैं। तो जवाब में मुस्लिम आर्फनेज, जिसके सदर अलहाज तनवीर सेठ साहब हैं, वहां से एक लेटर आता है सेक्रेटरी के साइन के साथ कि हमने किराया 1,40,000 पर 6,000 किराया डिमांड नहीं किया है, ये बेबुनियाद इल्जाम है हमारे पर। तो फिर ये क्या है जो गवर्नमेंट के दस्तावेज में है कि साफ ये लिखा है कि स्कूल के मैनेजमेंट ने 1,40,000 पर 6,000 किराया डिमांड करने की वजह से हम आकर स्कूल को ताला डालने वाले हैं, स्कूल को बंद करने वाले हैं। अच्छा, गवर्नमेंट के लेटर का डेट बताइए थोड़ा। गवर्नमेंट का लेटर का डेट है 30/11/2021, 30 नवंबर 2021 को गवर्नमेंट। अच्छा, आपकी यानी तो तनवीर सेठ साहब को लेटर कब गया था, डेट बताइए। हमने तनवीर सेठ साहब को नहीं, वक्फ बोर्ड को लेटर दिया था। हाँ सॉरी। उसके बाद वक्फ बोर्ड से जो मुस्लिम आर्फनेज जी जो स्कूल के जिम्मेदार हैं जी, उन्हें एक लेटर, इंक्वायरी लेटर दी गई थी कि क्यों आपने इतना ज्यादा किराया डिमांड कर रहे हैं। तब मुस्लिम आर्फनेज के लेटरेट में हमें लेटर आता है कि तनवीर सेठ साहब यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं, इस पर साफ लिखा है कि हमने किराया नहीं मांगा, ये झूठा इल्जाम है कर। लेकिन यहाँ पर साफ ये है, गवर्नमेंट का लेटर है कि इन्होंने किराया मांगा है। इतनी सफाई से आप झूठ बोल सकते हैं, ये सफेद झूठ आप कैसे बोल सकते हैं? क्या अवाम नहीं देख रही? क्या आप सबको बेवकूफ समझे हैं या बेवकूफ बना रहे हैं? ये हमारा सवाल है आपके माध्यम के जरिए से अलहाज तनवीर सेठ साहब से भी और ये मैनेजमेंट कमेटी मुस्लिम आर्फनेज से भी। ये लोगों को गुमराह करना आप छोड़ दें, वरना सख्त से सख्त एहतजाज हम करेंगे और लीगल एक्शन भी हम लेंगे आपके खिलाफ। हमने इमीडिएटली वो गवर्नमेंट का जो लेटर आया है उसे अटैच कर हमने वक्फ बोर्ड को लेटर भेजा है कि अगर ये बेबुनियाद इल्जाम अगर वापस ना लेंगे तो हम आपसे लीगल एक्शन भी लेने वाले हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का करस्पॉन्डेंस पूरा इसमें है। अच्छा, तो 2021 में जो आपने लेटर लिखा था, जो आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड भेजा था, नाज़रीन जो देख रहे हैं उनको बताइए कि उसमें क्या था, इंग्लिश में पढ़कर सुनाइए ताकि मामला साफ हो जाए। ये हमने जो लेटर लिखा जी जी, हाँ, उसी की बुनियाद पर आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, तो आप बताइए। हमने 28/12/2021 को जब एहतजाज, हमने आप भी उधर थे एहतजाज में, उस एहतजाज के बाद आपके माध्यम में भी वो रिकॉर्डेड है जो मैंने स्टेटमेंट दिया है, मैं आपको अभी सुनाता हूँ। वो हमने ये लिखा है, ये हाईलाइटर भी है और वक्फ बोर्ड की सील भी यहाँ पर है एक्नॉलेजमेंट के, मैं आपको दूंगा आपको जाने के टाइम पर। हमने ये कहा है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट योर काइंड सेल्फ टू विड्रॉ द रिक्वेस्ट ऑफ रेंट हाइक। जो किराया बढ़ाने की आपने मांग की है उसे विड्रॉ करें, क्योंकि अगर आप यही जिद पर रहे तो 80 पर 6,000 रुपया किराया जो आ रहा है वो भी रुक सकता है। मैंने साफ अल्फाजों में लिखा है कि फर्दर वक्फ बोर्ड विल इनकर लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ 86,000। जो वक्फ बोर्ड को वो मुस्लिम ऑर्फनेज को वक्फ बोर्ड को किराया 80 पर 6 आ रहा है वो भी रुक जाएगा। तो क्लियर इसमें है, वक्फ बोर्ड की सील भी यहाँ पर है। मैं आपके माध्यम से ये गुजारिश करता हूं कि आप वो लेटर जो सेठ साहब ने दिखाया है, हम आपको ये लेटर देंगे, आप वो लेटर लाकर हमें दिखाए। क्या सेठ साहब को गुमराह करने के लिए दूसरा लेटर भी दिया गया है उन्हें, या ये सब मिलकर एक मिली भगत है? ये सवाल हमारा उनसे है। पहली बात, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कोई भी बात नींद से उठकर नहीं बोलती। हमारी हर बात हकीकी बात होती है, क्योंकि हमारी बात सिर्फ मैसूर के आवाम नहीं देखती। आज इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में मुतबादिल के तौर पर हमारी पार्टी है, हर मजलूम की आवाज़ हमारी है। तो इसलिए हर बात, हर नारा हम सोच समझ के लगाते हैं। हमारी कोई भी बात नींद से उठकर या अनजाने में कहने के लिए होती। हाँ, हमारा फैसला आज भी वही है, हमारा स्टैंड आज भी वही है।
लेकिन इसके लिए हम कोर्ट प्रोसीजर चल रहा है। 12 तारीख को कोर्ट आखिरी फाइनल सुनवाई करेगा। उस वक्त तक क्या क्या इस पर हम और ज़्यादा नज़र रख रहे हैं। हम इस इंतज़ार में थे कि हमारे यहाँ के कायद, रहबर और जो जिम्मेदार हैं हमारे एनआर क्षेत्र के, जिनके वालिद गिरामी मैसूर के नामवर शख्स रहे मरहूम अजीज सेठ रहमतुल्लाह अलैह, और उनके बड़े कारनामे भी हैं, हर कोई आज उनके कारनामों की तारीफ करता है। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की उम्मीद लेकर जिनको कौम ने एमएलए बनाया, अब वो कहाँ तक आगे हैं ये कौम जानती है। हम ये सोच रहे थे कि इनका क्या जवाब आएगा। कल उनका जवाब सुनने के बाद इतनी हैरत हुई, सिवाय अल्फाजों के पेचोखम, लफाजी, कई बातें इल्ज़ाम तराशी, झूठ पर मबनी, इसके अलावा कुछ नहीं था। मैं पूछना चाहता हूँ क्या आली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब को ये बातें हकीकत में नहीं मालूम होती, या ऐसे अफराद उनके आसपास हैं जो उन तक सही बात नहीं पहुंचाते? या आपको भी अलहाज तनवीर सेठ साहब को भी सोचना चाहिए, आप जिम्मेदार हैं, आप बड़े जिम्मेदारी के ओहदे पर बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी आसपास बैठे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैं देख रहा था, जिस तरह हर बात में आसपास के लोग लुकमा दे रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि लुकमा देने वाले कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ मिला के लुकमा दे रहे। इस वजह से हो सकता है कि एक गलत अफवाह फैल रही हो। ये सारी एक जिम्मेदार के लिए जेब नहीं देती। जिम्मेदारों के लिए जरूरी है कि वो हकीकत तक पहुंचे। इंशाल्लाह हमारा स्टैंड है, हम मजलूमों के लिए आए हैं। जो बच्चियों का, आप जो कल भी बता रहे थे कि वो बच्चियों को 2 स्कूल हम दे रहे हैं, हम मुफ्त वहाँ पर उनका दाखिला करवाएंगे, हम वहाँ पर उनके लिए तालीम का ऑफर करेंगे। तो पूछना चाहता हूँ कि आधे रास्ते में आकर दूसरी तरफ भटकाना या दूसरी तरफ ले जाना, ये कहाँ तक, क्या नुमाइंदगी कहलाती है? क्या नुमाइंदा क्या सेवा है? चाहिए तो ये था कि आपको जब मालूम है 2002 से मसले चल रहे हैं, आप एमएलए भी उसी वक्त बने हैं, तो आपको मालूम था ये सारे अंदर जो चल रहे हैं, तो आप उसी वक्त खड़े होते। आप एक जगह मीडिया में कह रहे हैं कि जब मैं हक के साथ खड़ा रहता हूं, मैं जब हक समझ जाता हूं, मैं बिल्कुल डरता नहीं। तो इतने साल से आप हक के साथ खड़ने के बजाय लका छुपी का जो खेल, जो आप ट्रस्ट पर इल्जाम डाल रहे हैं, रिफॉर्म मुस्लिम एजुकेशनल ट्रस्ट पर, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? आप कहते हैं आप लीडर हैं, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु, आप जगह जगह कह रहे हैं कि वो मेरे तक नहीं आए, वो मेरे तक लेटर नहीं लेकर आए। ये तो जवाब ट्रस्ट वाले देंगे कितनी मरतबा वो लेटर लेकर गए, आपने कितनी तवज्जो दी। लेकिन मैं आपसे, एक लीडर है आप एमएलए जिम्मेदार है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जिम्मेदार हमारा कैसा होना चाहिए? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला बोरी अपने खांदे पर, अपनी पीठ पर लाद कर जाते थे मजलूमों के पास, मजबूरों के पास। ये है हमारा शेवा, ये है हमारे बुजुर्गों की तारीफ। ये नहीं कि वो यतीम क्यों नहीं आया, मैं बैतुल माल में बैठा हूं, मेरे तक जरूरतमंद क्यों नहीं आया, इसके इंतजार में कतअन कोई हमारा रहबर नहीं आता। आपके ये बातों से मुझे हैरत हुई, मुझे अफसोस हुआ कि आप इतने बड़े जिम्मेदार आदमी कह रहे हैं कि मेरे तक वो नहीं आए। आपका पावर, आप कह रहे हैं कि मैं हक के साथ हूं, कोई मुझे नहीं रोक सकता। तो 20 साल से कौन आपको रोका हुआ था? रिफॉर्म मुस्लिमीन में आप जो कह रहे हैं कि आज तक वो कुछ नहीं किए, तो आप जाते, आप ताकतवर आदमी हैं, आप हक के साथ रहने वाले, बकौल आपके जाते, इंटरफेयर होते और जाकर आप रोकते, ठीक ठाक करते, अच्छे अच्छे लोगों को उसमें इन्वॉल्व करते। लेकिन मैं जहां तक जानता हूं, आप एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे, आप वक्फ मिनिस्टर भी रहे। जब आप वक्फ मिनिस्टर थे तब भी वैसा कुछ कारनामा हमें नजर नहीं आया। अच्छे अच्छे लोगों को वक्फ में बिठाते, कौम की फलाह व बहबूदी का जिनके अंदर जज्बा है उनको अंदर रखते। ट्रस्ट की भी गलतियां हैं, मैं मानता हूं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इतना वक्फ का जो किराया आ रहा है वो कहां खर्च हो रहा है? उसमें भी क्या इखलास है? उसमें भी आपका क्या इखलास छुपा हुआ है?